स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 का एक और नया लेक्चर, जिसमें आज हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। उनका नाम है संक्षारण और विकृति गंधिता। और मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये दोनों के दोनों कई बार बोर्ड एग्जाम में साथ आ जाते हैं, एक तो इनमें से आता ही आता है। तो आज हम दो महत्वपूर्ण इन टॉपिक को, और बहुत इजी टॉपिक है और हमारी डेली लाइफ में बड़ा इसको हमें देखने के लिए मिलते हैं। इससे पहले के लेक्चर में आपको मैं अभिक्रियाओं के प्रकार तक पढ़ा चुका हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेकिन आज के लेक्चर में जो हम दो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इनमें से बोर्ड एग्जाम में ये आते ही आते हैं, 100% आता है यहाँ से क्वेश्चन। तो देखिए, हम पहला टॉपिक आज पढ़ रहे हैं संक्षारण, जिसे हम जंग लगना भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोराइजन। होता यह है कि वो जो लोहे की वस्तु होती है, लोहे की जो सतह होती है, वो वातावरण में उपस्थित जो वायु है उसके संपर्क में आती है। ऊपर से वातावरण में जलवाष्प भी है, माने नमी है। तो देखिए, वायु में भी वातावरण की वायु में O2 मीन्स ऑक्सीजन, और वातावरण में होती है नमी, जिसको हम जलवाष्प कह रहे हैं। तो इन दो बातों के संपर्क में जब लोहे की सतह आती है, माने लोहे की वस्तु आती है, तो होता क्या है, इस लोहे की सतह पर लाल भूरे रंग की पपड़ी सी जमा होने लगती है। लाल भूरे रंग की पपड़ी जमा होने लगती है, और वो इस टाइप की होती है कि थोड़े समय बाद वो छुट छुट कर नीचे गिरने लगती है। इसी को हम जंग लगना कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो छुट छुट कर नीचे गिरने लगेगी तो लोहे की सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी, और जब वो पपड़ी छूटेगी तो नई जो सतह है लोहे की, जो अंदर से नई सतह निकल रही है, वो फिर से जलवाष्प और ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपर्क में आएगी। फिर से लाल भूरे रंग की पपड़ी जमा होने लगेगी, वो पपड़ी फिर छूटने लगेगी। कुल मिलाकर कहें तो लोहे की जो सतह है वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है, समाप्त होना शुरू हो जाती है। इसी घटना को हम संक्षारण या जंग लगना कहते हैं। इसे अब आप सीधे विज्ञान की भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि देखिए, धातुएं होती हैं, तो कुछ धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील हैं, कुछ कम क्रियाशील हैं। इसको हम आपके चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जो धातु है, धातु वाला चैप्टर है हमारा, कि कौन धातुएं क्रियाशील होती है, कौन कम होती हैं। तो फिलहाल आप ये समझिए, जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वो जब वातावरण में उपस्थित वायु, और वायु में भी कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। तो वो जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, और साथ में वातावरण में जो जलवाष्प में जो नमी है उसके संपर्क में आती है, या उस धातु की सतह पर पानी गिर जाए। तो वो जो वायु है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है, और वो जो नमी है माने जलवाष्प है, इन दोनों चीजों के संपर्क में जब आपकी अधिक क्रियाशील धातु आती है, तब उस अधिक क्रियाशील धातु पर की सतह पर किसी विशेष प्रकार के यौगिक का निर्माण होने लगता है। और जब वो विशेष प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है, तो वो यौगिक जो होता है सरंध्र होता है, छिद्रयुक्त होता है। उसमें, जिसे मैं पपड़ी जैसा कह रहा था, पपड़ी जैसा वो यौगिक बनता है, और धीरे धीरे वो पपड़ी छूटती जाती है। और जब वो पपड़ी छूटकर नीचे गिर रही है, माने वो धातु का नाशित हो रहा है, धातु नष्टित हो रही है, और जैसी वो पपड़ी छूटती है, धातु की सतह फिर से आपको चमकदार जैसी दिखती है। लेकिन फिर से वो चूंकि वातावरण में रखी है धातु की सतह, तो फिर वही वायु और नमी के संपर्क में आती है धातु की सतह। तो उससे क्या होता है, फिर से उसमें पपड़ी जैसी बनने लगती है, माने यौगिक का निर्माण होने लगता है। फिर वही पपड़ी छूटकर नीचे गिरने लगती है। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो पूरी धातु नष्ट होना शुरू हो जाती है। इसी घटना को हम संक्षारण, जंग लगना या कोराइजन कहते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से समझें तो देखिए, लोहे पर तो लाल भूरे रंग की परत जमा होती है, क्योंकि जो हम कह रहे हैं ना, यौगिक का निर्माण हो जाता है। उस यौगिक का रंग अलग अलग धातु की सतह के लिए अलग अलग होता है। जैसे लोहे पर तो जमा होती है लाल भूरे रंग की परत, चांदी पर होती है काले रंग की परत जमा होती है, तभी तो चांदी काली पड़ जाती है, आपने देखा होगा उस समय बाद। और तांबे पर होती है हरे रंग का यौगिक बनता है, हरे रंग की पपड़ी बनती है, हरे रंग की परत जमा होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग धातुओं के ऊपर अलग अलग रंगों की परत जमा होने लगती है। इसी को हम संक्षारण या जंग लगना कहते हैं। तो देखिए, मैंने आपके लिए संक्षारण की परिभाषा लिखी हुई है। तो क्या है, देखिए संक्षारण की परिभाषा, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु वातावरण में उपस्थित वायु व जल के संपर्क में आती है, माने कोई भी अधिक क्रियाशील धातु, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, इस प्रकार के धातु वातावरण में हमारे वायु है, और वायु में मुख्यतः ऑक्सीजन की बात हो रही है, और नमी भी है, तो इसके संपर्क में आती है, तब धातु की सतह पर एक यौगिक का निर्माण होने लगता है।
ये उसी यौगिक की बात कर रहे हैं जिसकी पपड़ी जमेगी। तो धातु की सतह और उस पर आई नमी, उस पर आई वायु माने ऑक्सीजन, वो आपस में कोई क्रिया करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं और एक यौगिक का निर्माण होने लगता है। वो आपने पहले पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया में नए उत्पाद जो बनते हैं, नए यौगिकों का निर्माण होता है। जो विशेष रंग का सरंध्र होता है, माने एक तो उसका यौगिक का रंग कुछ विशेष प्रकार का होता है, हर धातु की सतह के लिए अलग अलग होता है। और सरंध्र कहते हैं छिद्रयुक्त, माने उसमें छिद्र जैसे होते हैं, अर्थात उसे हम पपड़ी कह रहे हैं। तो आप लोहे को अपने दिमाग में रखते ही, जैसे लोहे की सतह होती है ना, उस पर आपने पपड़ी जैसी देखी होगी, तो वो छिद्रयुक्त मानी जाएगी बात। तो वो जो यौगिक बनता है धातु की सतह पर, जो ऑक्सीजन और नमी आती है और धातु की सतह से लगातार क्रिया होती है, तो उससे जो यौगिक बन रहा है वो कैसा होता है, विशेष रंग का और पपड़ी जैसा होता है, सरंध्र होता है, छिद्रयुक्त जैसा होता है, तथा धातु की सतह से धीरे धीरे छुटकर गिरने लगता है। और वो जो पपड़ी है वो धीरे धीरे छुटकर गिरती है। तो जब पपड़ी धातु की सतह से छुटकर गिरेगी तो नीचे से तो वो नई धातु आएगी चमकदार जैसी, जो है वो फिर से लिखा देगी। इसके बाद धातु का निचला भाग, माने जो नई धातु निकल के आ रही है, वो फिर से, क्योंकि ऑक्सीजन तो फिर से है वातावरण में और नमी भी है, फिर संपर्क में आती है, वह जल के संपर्क में आता है तथा धातु नष्ट होने लगती है। माने फिर से उस पर वो यौगिक बनने लगा होगा पपड़ी जैसा, फिर छुटकर गिर रहा होगा, तथा धातु क्या होने लगती है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। यह घटना ही संक्षारण कहलाती है, जिसे हम कोराइजन भी कहते हैं। फिर आप देखिए इसमें लिखा भी है, लोहे पर लाल भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। तो स्पेशली लोहे पर जब संक्षारण होता है तो उसको हम जंग लगना बोल देते हैं। चांदी पर काले रंग की परत जमा हो जाती है, अर्थात चांदी का भी संक्षारण होने लगता है। फिर तांबे पर हरे रंग की परत जमा होने लगती है, तांबे का भी संक्षारण होने। संक्षारण इसका मतलब क्या हुआ कि धातु का नष्ट होना है सीधे सीधे। तो धातु नष्ट अगर होगी तो संक्षारण धातु के लिए होना ठीक नहीं है। इसलिए संक्षारण से बचाव के उपाय होते हैं कि संक्षारण से कैसे बचा जाए, क्योंकि अगर आप संक्षारण से जंग लगने से धातु को नहीं बचाएंगे तो आप समझिए लाखों अरबों रुपए का नुकसान होता है। भाई पुल हैं बहुत सारे हमारे देश में बने हुए, हवाई जहाज हैं, पानी वाले जहाज हैं, बहुत सारे ऐसी, देखिए घरों में भी रेलिंग्स होती हैं। तो अगर उन पर जंग लगने लग जाए, क्योंकि धातु का यूज और मेनली कहें तो लोहे का यूज तो हमारे दैनिक जीवन में हमारे देश में कितना ज्यादा होता है, अगर संक्षारण से हम उनको नहीं बचाएंगे तो हमारे करोड़ों अरबों रुपए ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। और जिस बिल्डिंग में हमने उस लोहे को यूज किया होगा वो बिल्डिंग भी देखिए लंबे समय तक नहीं चल पाएगी और गिर जाएगी। तो इसलिए संक्षारण से धातु की सतह को बचाने के लिए बहुत से ऐसे उपाय होते हैं, तो मैं आपको लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने लिखे हैं आपके लिए संक्षारण से बचाव के उपाय, कैसे बचा जाए जंग लगाने से धातु को। तो पहला लिखा है पेंट करके। तो आपने देखा होगा अलग अलग रंगों के पेंट मार्केट में आते हैं, और आपके घरों में जो मेन दरवाजा आपने लोहे का गेट बनाया होगा, या अंदर भी घरों में चौखटें आप लोग बनाने लग गए हैं लोहे की, तो आपने देखा होगा उस पर पहले प्राइमर करते हैं, फिर वो पेंट कर देते हैं। वो इसलिए तो करते हैं, एक तो दिखने में सुंदर लगेंगे तो है ही है बात, लेकिन उसका जो मेन रीजन है, मेन कारण है वो यही है कि जिससे वो लोहे का गेट लंबे समय तक सुरक्षित रहे, उस पर जंग ना लगे। तो पेंट इसलिए किया जाता है। या फिर आप उस धातु की सतह पर तेल या ग्रीस का लेप कर सकते हैं, क्योंकि तेल और ग्रीस का लेप कर देंगे तो जो ऑक्सीजन है और जो नमी है वायुमंडल की, वातावरण की, वो धातु की सतह के संपर्क में नहीं आएगी। ऐसे ही बचा सकते हैं। फिर ये तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है अन्य धातु की परत चढ़ाकर। जैसे मान लीजिए एक धातु अधिक क्रियाशील है जिसको आप जंग से बचाना चाहते हैं, उस पर किसी अन्य धातु का आप लेप लगा दें, उसकी परत चढ़ा दें, उसकी कोटिंग कर दें, तो जो अंदर वाली धातु है वो बच जाएगी। जैसे आपने बहुत एग्जाम्पल सुना होगा, चांदी की परत पर या चांदी के आभूषण जो ज्वेलरी होती है उस पर सोने का पॉलिश करा दिया जाता है, आपने सुना होगा बहुत ज्यादा। तो सोना कम क्रियाशील धातु होती है, तो जब उसका लेप कर देंगे तो सोने का संचारण नहीं होता आसानी से, तो वो अंदर वाली चांदी को ही बचा लेगी। आपने सुना होगा ना ये चांदी पर सोने का पॉलिश, तो कई बार कहते हैं कि इसलिए करा देते हैं साहब सोने जैसा दिखेगा। चलिए वो तो एक बात है, लेकिन रासायनिक रूप से विज्ञान के अनुसार उस पर लेप इसलिए करते हैं जिससे चांदी लंबे समय तक सुरक्षित रहे, वो काली ना पड़े, माने चांदी का संचारण ना हो। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उपाय है बचाव का। देखिए संचारण से बचाव के अन्य उपाय भी हैं। जब आप बड़ी क्लासों में आएंगे, जैसे 12th में आएंगे, तब वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे उपाय पढ़ने को मिलेंगे। साथ ही संचारण की जो क्रियाविधि है, एक्चुअल में होता क्या है, संचारण हो जाता है किसी धातु की सतह के लिए, इस बात को भी आप बड़ी क्लासों में बहुत ठीक से पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक यहाँ तो है इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये बड़ी क्लासों में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आपको समझ आ भी गया होगा, तो इसको जरूर तैयार कर लें, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 101% समझिए आता ही आता है। संचारण पढ़ने के बाद
इस चैप्टर के लास्ट और महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है विकृति गंधिता। तो ये यहाँ से तो बड़ा डरावना सा शब्द आपको लग रहा होगा कि ये विकृति गंधिता पता नहीं कहाँ से आ गया। तो आपको जो ये डरावना सा शब्द लग रहा है, ये कोई डरावना शब्द नहीं है, आपकी ये सामान्य जीवन में बड़ा आता होगा। कैसे? विकृति गंधिता को कहते हैं खाने का बुसना, बुसा हुआ खाना। और कई बार तो ऐसा होता होगा कि आप जो है बहुत अच्छा डिश बनी है, जैसे मान लीजिए पनीर बना हुआ है किसी भी तरीके का, और आपको वो पसंद है, लेकिन वो बुसा हुआ है। फिर भी कई तो ऐसे होते होंगे कि नहीं भी खाई जाते हैं, और आपको पता है खाने के बाद पेट खराब होना या इस प्रकार की आपको कुछ ऐसा उल्टी आना, ये सब समस्याएं होती होंगी। तो आज हम यही पढ़ रहे हैं कि खाना बुस क्यों जाता है, ऐसा क्या होता है उसमें कि उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन होने लगता है। अर्थात देखिए, जब हम खाना बनाते हैं या कोई ऐसी खाद्य सामग्री जो पैकेजिंग में आती है, पैकेट में बंद आती है, तो होता क्या है, उसमें तेल या बसा का हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो उसको भी तेल में तल रहे हैं। हम चिप्स बना रहे हैं, उनको भी तेल में तल रहे हैं, या किसी अन्य जैसे घी वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, बसा जिसको हम बोल रहे हैं। तो जब भी हम कोई खाद्य सामग्री तैयार कर रहे होते हैं, तो उसमें हम तेल या बसा का प्रयोग अवश्य करते हैं। उस तेल या वसा के प्रयोग करने की वजह से होता क्या है कि जब वो हमारी खाद्य सामग्री बनकर तैयार हो जाती है, और 1 दिन 2 दिन के बाद या कई बार तो कुछ घंटों के बाद ही, जब ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, आपने देखा होगा, तो होता क्या है कि उस खाद्य सामग्री में अजीब सी एक बदबू जैसी आने लगती है, गंध आने लगती है, या उसका स्वाद भी बदल जाता है। कई बार देखा आपने कि उसको टेस्ट करके देखा तो खट्टापन सा लग रहा है, तो फिर आप उसको स्मेल करके देख रहे हैं, सूंघ कर देख रहे हैं, तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, दुर्गंध जैसी आ रही होती है। फिर आप कहते हैं ये खाना बुझ गया है। तो समझ लीजिए, जिसे आप कह रहे हैं कि ये खाद्य सामग्री बुझ गई है, उसी घटना को कहते हैं विकृति गंधिता। तो क्या होता है विकृति गंधिता? जब तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री लंबे समय तक, 1 दिन 2 दिन या कुछ घंटों के बाद ही, अधिक टेम्परेचर की वजह से, माने बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उस खाद्य सामग्री में यदि स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाए, अर्थात वह खाद्य सामग्री अब खाने योग्य नहीं रहती, क्योंकि उसको खाने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तब इस घटना को हम विकृति गंधिता कहते हैं, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में खाने का बुसना भी कहते हैं। तो देखिए, विचार करते हैं कि फिर ऐसा तेल और वसा युक्त खाद्य सामग्री में तेल और वसा मिलाने से ऐसा क्या हो जाता है। देखिए, होता एक्चुअल में क्या है कि तेल और वसा जब खाद्य सामग्री में होती है, तो उसका होने लगता है समय बीतते बीतते या टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीकरण। मैंने आपको पढ़ाया था ना पिछले लेक्चर में कि ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं होती हैं। तो तेल और वसा का ऑक्सीकरण होने लगता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। और आपको पता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो रासायनिक अभिक्रिया में कोई नया उत्पाद बनेगा या ऊर्जा निकलेगी, वही हो रहा होता है। उसी वजह से उस खाद्य सामग्री का स्वाद और उसमें जो गंध है उसमें परिवर्तन होने लगता है। तो मेन बात यह है कि खाद्य सामग्री में यदि तेल और वसा ना होती, तो हमारी वो खाद्य सामग्री में विकृति गंधिता की घटना नहीं होती, अर्थात खाद्य सामग्री हमारी बुझती नहीं। तो तेल और वसा का खाद्य सामग्री में होने की वजह से ऑक्सीकरण होने लगता है थोड़े टाइम बाद या टेम्परेचर बढ़ने के साथ। जितना ज़्यादा ऑक्सीकरण होगा, जितना जल्दी ऑक्सीकरण होगा, आपका खाना उतनी जल्दी घुसेगा। तो इसी को हम विकृति गंधिता कहते हैं। तो देखिए, विकृति गंधिता समझाने के बाद मैंने बोर्ड पर आपके लिए परिभाषा लिख दी है, जिससे आप कॉपी पर नोट कर पाएं। है, जब वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है, अर्थात ऐसी खाद्य सामग्री जिसमें तेल और वसा का यूज हुआ, आपने लंबे समय तक रख दी वो, तब उस खाद्य सामग्री के स्वाद में गंध में परिवर्तन होने लगेगा, अर्थात स्वाद बदल जाएगा और उसमें दुर्गंध आने लगेगी, बदबू जैसी आने लगेगी। वह खाद्य सामग्री खराब होने लगती है, अर्थात खाने योग्य नहीं रह जाती है, उसको आप नहीं खाना चाहिए उसको। यह घटना विकृति गंधिता कहलाती है। तो देखिए, विकृति गंधिता मैंने आपको पहले ही बता भी दिया था, और ये भी बता दिया था कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि उस खाद्य सामग्री में वो तेल और वसा का ऑक्सीकरण हो रहा होता है। एक्चुअल में इसका क्या हो रहा होता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण होने से आपकी खाद्य सामग्री खराब होने लग जा रही है, उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो रहा है। तो यदि हम विकृति गंधिता की घटना हमारे खाद्य सामग्री के लिए ठीक नहीं है, तो इससे हमें बचना चाहिए। तो इसके बचाव के उपाय में देखिए लिखा है, खाद्य सामग्री को विकृति गंधिता से बचाने के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक इंग्लिश में बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट, मींस
ऑक्सीकरण जो हो रहा है तेल वसा का, उस ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। आपने देखिए बहुत चिप्स खाए होंगे ना अलग अलग कंपनियों की, अब मैं ऐसे क्या नाम आपको बताऊं, आपको अच्छे से पता ही है। तो आपने देखा होगा कई बार जब आप चिप्स खरीदते हैं तो वो चिप्स की थैली बड़ी मोटी सी आपको लगती है, लेकिन जब आप उसको कट करते हैं तो उसमें से चिप्स तो 5-10 ही निकलते हैं और बहुत सारी गैस निकलती है बाहर। फिर आप कहते हैं कि भाई देखिए हमने तो इतने रुपए दिए और 4-5 ही चिप्स निकले हैं, इसने तो सब गैस ही भर के दे दी है। एक्चुअल में वो गैस भरी ही इसलिए गई है जिससे कि वो जो आपको 5-10 चिप्स मिले हैं वो भी आपको खाने योग्य रहें, क्योंकि वो जो गैस होती है उस चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और नाइट्रोजन गैस का काम होता है कि वो जो चिप्स आपको तले हुए तेल और वसा उसमें है, जब उन्होंने चिप्स तैयार करके पैक किए थे तो उसमें तेल वसा थी, उसका ऑक्सीकरण ना हो इसके लिए नाइट्रोजन गैस उसमें भर दी और चिप्स की थैली को ठीक से पैक कर दिया। तो नाइट्रोजन गैस जब तक उसके अंदर रहेगी वो चिप्स में उपस्थित तेल और वसा का ऑक्सीकरण नहीं होने देगी। इस वजह से आपके वो जो चिप्स हैं थोड़े लंबे टाइम तक सुरक्षित रहेंगे, खाने योग्य रहेंगे। तो देखिए अलग अलग खाद्य सामग्री के लिए अलग अलग प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ होंगे, अर्थात विकृतिगंधिता मीन्स खाद्य सामग्री को घुसने से बचाने के लिए, विकृतिगंधिता की घटना उसमें ना हो उसको बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। इसीलिए आप देखिए अपनी खाद्य सामग्री को ठीक रखने के लिए फ्रिज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर करना चाहते हैं आप वहां पर। तो इस प्रकार से विकृतिगंधिता और उसके बचाव के उपाय मैंने बताए। तो आज की वीडियो में 2 महत्वपूर्ण टॉपिक, संक्षारण और उसके बचाव के उपाय, विकृतिगंधिता और उसके बचाव के उपाय मैंने बताए। देखिए धातुओं की सतह के लिए तो संचारण ठीक नहीं और खाद्य सामग्री के लिए विकृतिगंधिता ठीक नहीं। तो ये दैनिक जीवन में भी बहुत यूज होने वाले टॉपिक हैं और हमारे बोर्ड एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आने के लिए। तो ये आपको दोनों बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। इसके बाद अगर किसी का कोई डाउट या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। साथ ही देखिए मैंने अब आपके लिए इन वीडियो में थ्योरी भी लिखना स्टार्ट कर दिया है, तो आप अपनी कॉपी पर इन हेडिंग्स को नोट भी करते रहें, रिवाइज करते रहें और वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखेंगे, कॉपी पर लिखेंगे, कॉपी से रिवीजन कर लेंगे, फिर पढ़ने के बाद लिख कर देखेंगे। तो आप देखेंगे कि 10th बोर्ड एग्जाम में आप सब 90% प्लस स्कोर आप कर लेंगे। देखिए इस वीडियो तक इस चैप्टर में जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, जो टॉपिक आपको दिए हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो चैप्टर से रही, माने नोट पॉइंट आपको बताऊंगा। इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, फिर हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी करेंगे। तो देखिए मैं आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से जो पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा रहा हूँ वो बड़ी सिस्टमेटिक है, व्यवस्थित है, तो आप उतनी ही व्यवस्थित तरीके से अध्ययन भी करते जाएं। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे नोट पॉइंट पढ़ने के बाद इस चैप्टर में जो मैंने कहा था, जैसे OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NO2 को नाइट्राइड बोलते हैं, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, SO4 को सल्फेट बोलते हैं, इस प्रकार के कुछ तत्व, मूलक, आयन, उनके नाम भी मैं लिख दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु और किस प्रकार से यौगिकों को हम लिखते हैं, उनमें जो मूलक या तत्व यूज होते हैं उसको एक टेबल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप यहाँ तक की वीडियो को बार बार देखकर रिवीजन करते रहिए।